नमस्कार परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, इनके रातुल चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। पूजनीय बाबादा एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा विनम्र अभिवादन निवेदन करती हूँ। इस सुंदर मातृ सम्मेलनी समागम में उपस्थित सभी श्रद्धेय माँ को मेरा रानंदित जय गुरु प्रणाम एवं बहुत सारा प्यार। सर्वप्रथम मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सारे गुणी ज्ञानी माँ लोगों के साथ जुड़ने का, उनका मधुर संगीत सुनने का एवं बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही उद्बुद्ध करने वाले विचार सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। मैं तो सबसे छोटी हूँ आप सभी से, तो कुछ अगर बात करते वक्त भूल त्रुटि हुए तो उदार अंतःकरण से माफ कर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर आलोचना सुनने मिला बागची माँ, फिर साहा माँ और पहले जो बात किए वो माँ ने भी बहुत सुंदर तरीके से अनेक अनेक आयामों से ठाकुर जी के विचारों को हमारे सामने रखा। तो मेरा कुछ जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा मैं सामने रखने की कोशिश करूंगी। अभी मेरे पहले माँ ने आ, उस टॉपिक को ऑलरेडी स्पर्श किए कि हम बहुत बार देखते हैं बाहर कि हाईली एजुकेटेड, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए लोग दुनिया में आज उनकी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बचपन से ही मुझे भी ये बहुत बार मन में विचार आता था और शायद आप सभी इसके साथ सहमत हो पाएंगे कि हम देखते हैं कि जिनकी बहुत सारी डिग्रियां हैं, बहुत उच्च शिक्षा विभूषित ऐसे लोग होते हैं और हम उनके बारे में बहुत सुनते हैं, बहुत पता करते हैं उनके उपलब्धियों के बारे में, और कभी जब हमें उनसे मिलने का या फिर उनके निजी जीवन के बारे में जानने का मौका मिलता है, तब कभी कभी हम बहुत ही नाराज हो जाते हैं सुनकर या फिर देखकर कि जो उनका इतना ज्यादा पढ़ाई लिखाई हुआ है, इतना ज्यादा विद्या अर्जन हुआ है, उसका और उनके जीवन का, उनके चाल चलन का तालमेल नहीं बैठ पाता है। कई बार हम देखते हैं कि बड़ों से व्यवहार करते वक्त उनका जो एक खराब नजरिया दिखता है, या फिर कभी अपने बाकी लोग, बाकी जो उनके कॉलीग्स हैं, उनके नौकर हैं, उनके साथ कुत्ते जैसा बिहेव करते हुए कभी देखेंगे। कभी हम देखते हैं, मुझे तो बचपन से भी ये लगता है, भारत में कई बार हम देखते हैं कि जितने ज्यादा पढ़े लिखा लड़का उतना ज्यादा कभी कभी डाउरी ले लेते हैं। तो ये सब सोच सोच के बचपन से मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो पाता है कि इतना बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद सोच कैसे नहीं बदलती, कैसे एक आदमी दूसरे आदमी को ह्यूमैनिटी से ट्रीट क्यों नहीं कर पाता है, क्यों हम इस इतना विरोध देखते हैं विद्या अर्जन में। विद्या अर्जन होने के बावजूद उनके जीवन को ये विद्या स्पर्श कैसे नहीं कर पाती। तो आप जब नारी नीति में एक वाणी पढ़े, तब मुझे इसके बारे में थोड़ा कुछ रियलाइज हुआ, थोड़ा कुछ लगा जो मैं शेयर करना चाहूंगी। आज आज के जीवन में शिक्षा या एजुकेशन, हम लोगों का उसका व्याख्या जो है, उसको जो हम सोचते हैं वो बड़ा लिमिटेड हो गया है, बहुत कॉन्स्टिपेटेड, बहुत ही क्या बोलते हैं, नैरो हमारा डेफिनेशन है। स्कूल में जाकर मैथ साइंस और भाषा हम सीखते हैं और उसमें जो अच्छा है उसको हम उच्च शिक्षित कहते हैं। जो जितना आगे पढ़ाई करेगा वो उतना उच्च शिक्षित कहलाता है समाज में। लेकिन ठाकुर जी का जो डेफिनेशन है शिक्षा का, ठाकुर जी ने एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की एवं तपोवन विद्यालय के माध्यम से उसको जीवंत रूप देकर किस प्रकार से शिक्षा अच्छे से देने से किस प्रकार से मनुष्य निर्माण हो सकता है, यह भी उन्होंने करके दिखाया। तो ठाकुर जी का जो डेफिनेशन है एजुकेशन का वो है सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स एंड हैबिट्स। मतलब हमारे सहजात संस्कार और आदतें जो है उन्हें इस तरह से अच्छे तरीके से रखना थ्रू एक्टिव मैनिपुलेशन। जहां जहां गड़बड़ी है वहां पर खुद से उसको बदलना
और ये कर पाना ही है एजुकेशन, ये कर पाना ही है शिक्षा। और इसका बहुत अगर सहज रूप में उदाहरण देके समझाऊंगी ठाकुर जी के शिक्षा के डेफिनेशन को, तो हम देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका एक नेचुरल टेंडेंसी रहता है, उसका आदत रहता है कि कोई भी उसके पास आए जो उसको खराब लगे, कोई बिहेवियर रहे, तो काट लेता है बच्चा। मम्मी से भी दूध पी रहा है, कभी कभी गुस्सा हो जाए तो काट लेता है। तो उसका जो नेचुरल आदत है, उसका जो सहजात संस्कार है छोटे से बच्चे का, वो काटता है। उसी प्रकार ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो वो नहीं जानता कि जीवन चलने में उसको क्या क्या सीखना जरूरी है। तब उसकी माँ उसको जो प्यार से समझाती है और बोलती है बेटा काटना अच्छा नहीं। छोटा सा बच्चा होता है लेकिन उसको समझाती है कि काटते नहीं है, काटते नहीं है। कभी गुस्सा करती है, कभी प्यार से समझाती है, लेकिन बच्चे का माँ के प्रति बहुत प्यार है। तो धीरे धीरे हम देखते हैं जैसे बच्चा थोड़ा एक हाथ 1.5 साल का हो जाता है, तब तक उसको पता चलता है कि काटना नहीं है मुझे। अगर गुस्सा आता है तो शायद चिल्लाएगा, शायद मुंह से एक्सप्रेस करेगा, लेकिन काटना कम कर देता है। तो ये जो ठाकुर जी ने कहा कि सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स थ्रू एक्टिव मैनिपुलेशन, उसका जो एक संस्कार था काटने का, उसको उसने एक्टिवली बदल दिया। क्यों? माँ के कहने के ऊपर। और इसी को ठाकुर जी कहते हैं शिक्षा। मतलब जीवन चलने के लिए, इस जीवन में बढ़ने के लिए जो भी हमें सीखना पड़ता है, जो भी बदलना पड़ता है, उसको ठाकुर जी शिक्षा कहते हैं। और उसके बाद में ठाकुर जी ने नाद नीति में एक जो वाणी दी है कि प्रेम या भक्ति से उद्बुद्ध जो शिक्षा है, मतलब जिस शिक्षा शिक्षा लेते वक्त उसका उद्देश्य में है प्रेम या भक्ति, वही शिक्षा जीवन और चरित्र को रंजित करती है। वही शिक्षा उसके चरित्र को बदलने में कामयाब होती है। और इसीलिए अभी मैं कहूंगी कि ये जो हम, और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में ठाकुर जी कहते हैं कि परश्री कातरता, ईर्ष्या और हीन बोध से उद्भव जिसका है, मतलब जिस शिक्षा का बहुत अच्छी शिक्षा, लेकिन उसका उद्देश्य जो है, उसका उद्भव जो है, वह परश्री कातरता, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है और दूसरे के पास है, तो मैं इसके लिए पढ़ूंगी और उससे आगे जाने की कोशिश करूंगी। आज हम देखते हैं कि स्कूल में हम छोटे थे तभी, या बाकी भी हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पहला रैंक लाने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम में उसी को अच्छा कॉलेज मिलेगा, वही अच्छा प्रगति कर पाएगा। कौन? जो पहला रैंक लाएगा, अच्छा रैंक लाएगा। उसका मतलब पहला रैंक जिसका आता है उसका उपलब्धि क्या है? बाकी सबको उसने पीछे छोड़ा। तो उसके मूल उद्देश्य हुआ परश्री कातरता या ईर्ष्या, एक दूसरे के साथ कंपटीशन। और फिर कभी हीन बोध, मतलब हम कितनी बार ऐसा सुनते हैं कि घर का वातावरण, रिक्शा वाले के बच्चे ने आईएएस कर लिया, ऐसा न्यूज आता है। आईएएस कर लिया, उसमें कोई खराबी नहीं, अच्छी उपलब्धि है, लेकिन उसकी शिक्षा लेने का जो मूल उद्देश्य था वो है कि वो खुद को इंफीरियर फील करता है, खुद को हीन फील करता है, खुद को हीन समझता है, और हीन बोध से ऊपर उठने के लिए शिक्षा लेता है। तो उसका उद्देश्य क्या हो गया? हीन बोध से उद्भव हुआ उसका शिक्षा। तो ऐसे होने से क्या होता है, कितना भी अच्छा सीखने से भी वह शिक्षा चरित्र को स्पर्श नहीं कर सकती। बहुत उच्च विद्या विभूषित हो जाते हैं, लेकिन पूरा जीवन खुद को इंफीरियरिटी से सुपीरियर प्रूव करने में ही लगे रहते हैं। और वो जो शिक्षा है वो उनके चरित्र में, उनके बिहेवियर में दिख नहीं पाती। तब ठाकुर जी कहते हैं कि उससे क्या कहते हैं? स्मृति का बैल। मतलब कितना ही अच्छा दिमाग, जितना अच्छा मेमोरी, जितना अच्छा पढ़ाई, उतना अच्छा, उतना पावरफुल, उतना ज्यादा बोझ उठाने वाला, लेकिन फिर भी स्मृति का बैल बन जाता है। और ये वाणी में ठाकुर जी ने बहुत सुंदर तरीके से उसका कारण बताया है कि क्यों हम इतने, बाहर जगत में हम देखेंगे बहुत सारे स्मृति के बैल मिलेंगे, हम खुद भी उसी एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकले हुए हैं। तो ये सोच के मन बहुत खराब हो गया कि फिर इसका क्या करेंगे? हम अपने बच्चों को भी तो ऐसे ही सिस्टम में, और पूरा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही आज बना हुआ है। हम अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, जब गुरुकुल चलता था, तो एक 8 साल का बच्चे का व्रतबंध होने के बाद में उसको गुरु के हाथ में सौंपा जाता था। गुरुकुल के में जाने के बाद पहले दिन से उसे शिक्षा नहीं मिलती थी। उसको सबसे पहले उधर के गुरु आश्रम को घर जैसा फील करना, गुरु को पिता समान फील करना, प्रेम करना, गुरु माँ को माँ के समान फील करना,
गुरु आश्रम के सारे काम करना, ये सब पहले करना होता था। जब उसके मन में प्रेम और भक्ति आ जाए गुरु के प्रति, तब गुरु उसे विद्या दान करना शुरू करते थे। और वहां पर भी शिक्षा का ये मकसद नहीं था कि मैं किससे आगे कितना जाऊं। हम देखते हैं कि श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में पले बड़े, तो सुदामा को कभी ऐसा नहीं लगा कि श्री कृष्ण को तो राजा बनने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे को पुरोहित बनने का शिक्षा मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा का मूल उद्देश्य जो था वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं था। उसका गुरु के प्रति प्रगाढ़ विश्वास भक्ति था कि मेरे गुरु मेरे को जो सिखाएंगे वही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन वो जो शिक्षा पद्धति है, ये आज हमें नहीं मिल पाता है। आज हम, तो फिर मन बहुत उदास हुआ कि कैसे करें फिर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो नारी नीति में ही श्री श्री ठाकुर ने हमें इसका सॉल्यूशन भी दिया है कि जब गुरुकुल होता था तो बच्चा 8 साल के बाद पूरा शिक्षित होकर घर आने तक गुरु के साथ ही रहता था। वही उसका फैमिली है, वही उसका स्कूल भी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कुछ घंटों के लिए बच्चा स्कूल में जाता है, 6-7 घंटे, लेकिन बाकी के समय वो घर रहता है। तो मुझे यहाँ लगता है कि ठाकुर जी को अभिप्रेत जो शिक्षा है, ठाकुर जी जिस प्रकार से शिक्षित करना चाहते हैं हर बच्चे को, हर आदमी को, हर मनुष्य को, वह शिक्षा देने का काम हमें घर पे करना होगा। हो सकता है कि स्कूल में भी कुछ शिक्षक हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं। आज मैंने जितना पढ़ाई किया इंजीनियरिंग एमबीए में भी, अगर आंखें बंद करके सोचूं तो कुछ कुछ शिक्षक याद आते हैं, कुछ कुछ विषय याद आते हैं। वही आते हैं जो शिक्षक से हमें प्यार था। जिस शिक्षक को हम भक्ति प्रेम करते थे उसका विषय अभी भी याद है। लेकिन जिसको नहीं करते थे वो सारा हमारे दिमाग में ग्रू मतलब ग्राम फोन की तरह कहीं ना कहीं कोने में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका क्या करूं जीवन में कुछ पता नहीं है। तो ऐसे एजुकेशन आज अगर मेरे बच्चों को मिलेगा तो मुझे शिक्षक बनना होगा। इसके लिए ठाकुर जी कहते हैं कि बच्चों को सैकड़ों शिक्षा, सैकड़ों शासन किसी प्रकार उपयुक्त तो मनुष्य नहीं बना पाते हैं। ठाकुर जी ने कहा है कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, ऑक्सफोर्ड में भेजो, कैम्ब्रिज में भेजो, बहुत अच्छे आईसीएसई स्कूल में भेजने से मैं आराम से घर में बैठ जाऊं मेरा बच्चा अच्छा मनुष्य बनेगा, ऐसा नहीं होगा। यही ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि उसको प्रेम या भक्ति से उद्बुद्ध जो शिक्षा है वह अगर बाहर नहीं मिल रही है तो वो कैसे मिलेगी, ये मेरा दायित्व मुझे लगता है। तो हम, मेरा मतलब हम सारे माँ लोगों का, हमारा दायित्व है कि प्रेम या भक्ति से उद्बुद्ध शिक्षा जो उसे एक मनुष्य बना पाएगी। जो स्कूल में जाने से लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन का सीख लेते हैं, लॉ पाइथागोरस का लॉ सीख लेते हैं, लेकिन लाइफ चलने के लिए लॉ ऑफ कर्मा जो है, तुमको जो चाहिए करना ही पाने की जननी है, ये उसे स्कूल में नहीं मिलता है, तो वो मुझे घर में देना होगा उसको। और किस प्रकार से, कि प्यार और भक्ति से। इसी के लिए ठाकुर जी के पास जब भी कोई आते थे बच्चे का कंप्लेंट लेके कि ठाकुर जी मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स नहीं लाता है, तो ठाकुर जी हंस के उसको कहते थे कि पहले उसको माँ के प्रति श्रद्धा होना जरूरी है, माँ के प्रति भक्ति होना जरूरी है। अगर वो हो जाएगा तो बच्चा चांद भी लेकर आएगा माँ को खुश करने के लिए। तो पहला जरूरत रहेगा हमारा कि हमारे परिवार में मेरे बच्चे को ये जो प्रेम या भक्ति से उद्बुद्ध शिक्षा है वो मुझे देनी है। हमारे हर एक नारी का कर्तव्य है, हर एक नारी का ये, और ठाकुर जी यही चाहते हैं। तभी ठाकुर जी के लिए उच्च शिक्षित जो मनुष्य है वो हम बना पाएंगे। नहीं तो हम कितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चे को क्यों न भेजे, फिर भी मनुष्य निर्माण नहीं हो पाएगा। तो ये वाणी को सुनकर ये मुझे लगा कि ठाकुर जी हम सभी को चाहते हैं कि हम सभी खुद इष्ट के मार्ग पर पहला चले, और उसके बाद जैसे एक बच्चा चलना नहीं सीखता है ना, तब हम उसको हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलाने के लिए सिखाते हैं, तब वो इंडिपेंडेंटली चल सकता है। तो तभी मेरे बच्चे का अगर मेरे प्रति प्यार है तो मैं ठाकुर जी के मार्ग पर चलूंगी उसका हाथ पकड़कर। उसको पता नहीं है कौन से मार्ग में चलने से उसका भला है, तो मुझे उसका हाथ पकड़कर बड़े प्यार से भक्ति से, उसको मेरे प्रति जो भक्ति है उसको मुझे अपने गुरु के प्रति भक्ति में कन्वर्ट करना होगा। तभी आगे चलकर वह एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएगा। तभी वह इस विश्व के लिए कुछ अच्छा बदलाव करने में अपना सहयोग दे पाएगा। We are talking about lot of things, that the things that we need to do to make this world a better place। लेकिन मुझे लगता है कि इस विश्व को एक अच्छा जगह बनाने के लिए, एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए हमें बहुत बड़ा बड़ा जिम्मेदारी है।
हमें अच्छे मनुष्य निर्माण में हाथ बटाना होगा। हम प्रत्येक का ये कर्तव्य है, ठाकुर जी ने हमारे ऊपर सौंपा हुआ कर्तव्य ऐसा मुझे लगता है, और उसमें वो छोटा-सा पार्ट मुझे प्ले करना है, उसके लिए ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वो काबिलियत दे, मुझे वो शक्ति मिले। उसके लिए मुझे खुद पहले बनना होगा और फिर बनाना होगा। तो आप सभी के लिए और मेरे लिए मैं ठाकुर जी से ये प्रार्थना करती हूँ, क्या वे हमें वो शक्ति प्रदान करें, वे हमें वो कैपेसिटी प्रदान करें, जिससे हम उनको जिस प्रकार से अपेक्षित है, उस प्रकार के मनुष्य बना पाए और इस विश्व को सही दिशा में लाने के लिए हम कुछ अपना हाथ बटा पाए। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु माँ, जय गुरु। अत्यंत सरल और अत्यंत मार्मिक जो आपने ये जो आपके जो शब्द थे, आपकी जो भावधारा है, आपकी जो भक्ति है, उस भक्ति को मैं ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके उस भक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ माँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोली आप, बहुत सुंदर बोली और एकदम सटीक सत्य बोली। परम सत्य यही है माँ। हम लोग बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, बहुत हम ज्ञान उपार्जन कर लेते हैं, लेकिन उसका हम चरितार्थ तभी कर पाते हैं, तभी सही मायने में हमारा ज्ञान का हमारे ऊपर सही प्रकार से वो उसका आनंद तभी हम ले पाते हैं। ये हमारे समाज में हम तभी उससे कुछ कर पाते हैं जब उस शिक्षा में संस्कार विलीन हो, और उस संस्कार का और ज्ञान का, ये जो विद्या उपार्जन करते हैं हम, इसमें संस्कार का भी अत्यंत आवश्यक है, और वो होता है इष्टनिष्ठ होने से। क्योंकि शिक्षक यदि गुरु यदि इष्टनिष्ठ नहीं होंगे तो बच्चा कहाँ से इष्टनिष्ठ होंगे, और वो आता है परिवार से, परिवार के सुसंस्कार से, और वही आता है इष्ट को धरने से। बहुत सुंदर माँ, ठाकुर जी के अतुल चरणों में आपकी मंगल कामना करती हूँ। यही है नारी शक्ति, और यही जो नारी शक्ति है ये समाज में हर क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है माँ। आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, अच्छे रहे माँ। और मैं ठाकुर जी के चरणों में यही कामना करती हूँ कि अभी जो ये जो जनरेशन है, ये जो पीढ़ी है, आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द है, आपकी जो भक्ति है, इसको सुनकर के जो भी मालक सुनी है, सब बहुत सरल प्रकार से समझ गई होंगी। क्योंकि अभी की पीढ़ी को, हमारे जो बच्चे हैं उनको यही शिक्षा चाहिए माँ। बहुत सुंदर माँ, इसी प्रकार से जुड़ते रहिए। हम सब मिलके आइए ये प्रण लेते हैं, इस पल में इसी क्षण में प्रण लेते हैं कि हम सब इष्ट पथ पर चलेंगे। जितना भी हमसे होता है, जितना भी हमसे बन पड़े, इष्ट चर्चा करेंगे, और चारों ओर सभी जगह हम देखना चाहते हैं कि सभी जगह पे केंद्र मंदिर हो, सभी जगह पे मेरे दयाल, मेरे प्रेममय, मेरे ठाकुर जी स्थापित हो। जय गुरु माँ, बहुत जय गुरु। जय गुरु, अभी जय गुरु। हमारे साथ